हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी शेयर कीजिए। तो आज मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी मैं शेयर करती हूँ। बहुत अजीब सी जर्नी है, बहुत अजीब सी जर्नी है, आपको खुद तो लगेगा। मैं 2013 में आई डिड माय मास्टर्स एंड 2014 में there was this vacancy. RPSC released a notification for the post of assistant professor और फिजिक्स से मुझे अप्लाई करना था और मैंने अप्लाई किया 2014 में। लेकिन हुआ क्या था कि उसका एग्ज़ाम जो था वो 2015 में होना था और 15 में ऑलरेडी मैं एक प्राइवेट कॉलेज में आई वाज़ डूइंग जॉब एंड आई वाज़ गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी। सो बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर सिलेक्शन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो उतना सीरियसली एग्ज़ाम को लिया नहीं था। बट रिटन फिर भी ईज़ी, क्योंकि आरपीसी के जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं उस वो वाला पेपर काफ़ी ईज़ी आया था। तो रिटन क्वालिफाई हो गया था बट इंटरव्यू समहाउ आई कुडंट क्रैक क्योंकि रिटन में मार्क्स कम रह गए थे मेरे। और जो रिजल्ट आया था वो आया था 2016 में आया था रिजल्ट और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था आरपीएससी में। सो जिस कॉलेज में मैं पहले जॉब कर रही थी आई जस्ट कंटिन्यूड बीइंग देयर। In 2017 my elder brother committed suicide, so I went into depression. And in 2018 I got married to come out of the depression. मुझे लगा कि मुझे I need a companion और मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। सो इन 2018 आई गॉट मैरिड। इस बीच में कोई और वैकेंसी नहीं थी। सो 14 के बाद में बेसिकली कोई वैकेंसी नहीं आई थी। अ, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 16 में रिजल्ट आ चुका था। 16 में आ चुका था या फिर 16, आई डोंट नो, 16 में रिटर्न का रिजल्ट आया था शायद, इंटरव्यू का पता नहीं कब आया था। एनीवे 17 में ब्रदर वाज नो मोर एंड 18 में आई गॉट मैरिड एंड 19 में आई हैड बेबी। मुझे 2019 अप्रैल में आई हैड माय डॉटर। तो ऑब्वियसली उसके बाद तो ना लाइफ पूरी चेंज हो जाती है बच्चा होने के बाद। तो 2019 जो था वो ऐसे निकल गया एंड 2020 में वैकेंसी फिर से आई और मुझे वापस से होप मिली कि हाँ, अभी इस बार ना मुझे सिंसियरली प्रिपरेशन करनी है क्योंकि जो जॉब था मेरा 2014 जो 15 में और 16 में जो जॉब था वो एक्चुअली अजमेर के पास में था और आई गॉट मैरिड इन कोटा और वो ट्रांसफरेबल जॉब भी नहीं था। तो मुझे आई हैड टू क्विट दैट जॉब एंड आई हैड टू मूव टू कोटा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि अब मेरे पास अच्छी सैलरी वाला जॉब नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे इस बार आरपीएससी का एग्जाम जो है वो अच्छे से क्रैक करना है। लेकिन 2020 में ही वैकेंसी आई और 2020 में ही कोविड केम एंड हस्बैंड का लीवर फेलियर हो गया था। एंड बाय द एंड ऑफ 2020 उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि या तो लीवर ट्रांसप्लांट होना है या फिर उनकी डेथ है। और मेरा एग्जाम जो था उस टाइम मैंने आरपीएससी के दो फॉर्म्स फिल किए थे और एक का टेक्निकल कॉलेजेस के लिए और एक डिग्री कॉलेजेस के लिए। सो आई थिंक टेक्निकल कॉलेज एग्जाम वाज स्केड्यूल्ड ऑन 12th मार्च 2021 और जो डिग्री कॉलेज था उसका एग्जाम होना था 4th ऑफ अप्रैल 2021। और 12th ऑफ मार्च 2021 को ही हमारा लीवर ट्रांसप्लांट था, सेम डे सेम डे। सो ऑब्वियसली जिस दिन मैं लीवर डोनेट कर रही हूँ उसी दिन मेरा अगर एक एग्जाम है तो वो तो देना ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो टेक्निकल एग्जाम जो था, टेक्निकल कॉलेज वाला एग्जाम जो था वो तो मुझसे मिस हो गया था। और 4th ऑफ अप्रैल को डिग्री कॉलेज वाला एग्जाम था 21 में, वो भी मिस होना ही था क्योंकि लीवर डोनेशन के बाद में कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है। सो मैं आईसीयू में ही थी, मैं डिस्चार्ज ही नहीं हुई थी। सो 4th ऑफ अप्रैल को आई वाज इन आईसीयू। तो मुझे मार्च एंड में लग गया था कि मेरे किस्मत में ये जॉब नहीं है। ऑल्दो मैं प्रिपरेशन कर रही थी। आपको बहुत जानकर अजीब लगेगा कि जब मैं लीवर डोनेट करने के लिए गई थी तो आई वाज हेल्दी। हस्बैंड की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो बेड रिडन थे उस टाइम पे, पर मैं नहीं थी। तो मैं जब गई थी तो मैं अपनी बुक्स लेके गई थी इस होप में कि एक तो मैं जिंदा आऊंगी वापस और एक इस होप में कि आईसीयू में या फिर वेंटिलेटर पे भी पड़े पड़े करना क्या है, पढ़ लेंगे बुक, जीके की पढ़ लेंगे, फिजिक्स की नहीं पढ़ेंगे तो।
सो वहाँ पे भी मैं पढ़ाई कर रही थी, बट मुझे ये पता नहीं था कि 4th ऑफ अप्रैल को एग्ज़ाम है और ये मेरा छूट जाएगा, और मैं समहाउ मुझे लगा था कि एग्ज़ाम बस देने को मिल जाए, कुछ तो भी करके। मार्च एंड में एक नोटिफ़िकेशन आता है कि ईडब्ल्यूएस के रिज़र्वेशन की वज़ह से पेपर जो होता है वो पोस्टपोन हो गया था, एंड वो सितंबर में चला गया। आई जस्ट थॉट कि आई थिंक 35 सीट्स ही थी उस वक़्त में, लेकिन मुझे ये पता था कि वो पेपर जो पोस्टपोन किया है, वो भगवान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ काजल के लिए किया है। क्योंकि अगर 4th ऑफ अप्रैल को एग्ज़ाम होता, तो काजल उस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकती थी, और सिर्फ़ काजल को वो जॉब देने के लिए भगवान ने उसको कितना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का 4 महीने पोस्टपोन किया। तो तब मैं ये चीज़ समझ चुकी थी, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बेड से उठ सकूँ। तो इंसिशन मैंने बताया था, वर्टिकल इंसिशन था बहुत ज़्यादा, और सर्जरी काफ़ी पेनफुल थी और सीरियस थी। तो अप्रैल एंड में अप्रैल नहीं, हाँ, अप्रैल में तो मैं दिल्ली थी, फॉर फॉर 2 और 3 मंथ्स आई वाज़ इन दिल्ली। तो फिर मैं जब आई थी, जून में आई थी मैं वापस, शायद कोटा वापस आई थी जून में, एंड मैं अपनी डॉटर को उस टाइम पे, मेरी डॉटर जो थी वो सिर्फ 17-18 महीने की थी जब मैं छोड़ के गई थी उसको। तो शी वाज ऑन ब्रेस्ट फीड, और मैं उसको रात को सुला के एक दिन, और वो कुछ नहीं खाती थी, मतलब सिर्फ वो रात को, सीरियसली वो मेरा ही दूध पीती थी, और मैंने उस रात को उसको छोड़ के, सुला के और चली गई, और उस पूरी रात भर वो रोई मेरे लिए। मैं उसके लिए दिल्ली वाली ट्रेन में रात भर रो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बच्ची को ये भी नहीं पता है कि सडनली उसकी माँ कहाँ गई, और प्लस ये भी पता नहीं था कि वापस लौट के आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि पेरेंट्स दोनों जा रहे थे, और दोनों में से पता नहीं था कि कौन वापस आएगा, कौन नहीं आएगा, या दोनों आएंगे या दोनों नहीं आएंगे। एवरीथिंग वाज अनसर्टेन बैक देन। फिर बाद में जब मैं वापस आई थी, तो ये भी बड़ा अजीब चीज़ है कि जब मैं वापस आई थी, तो शी वाज़ नॉट इवन एबल टू रिकॉग्नाइज़ मी। उसने वो मुझे पहचान नहीं रही थी, तो बड़ी ही मिस्टीरियस आँखों से ना शी वाज़ लुकिंग एट मी, और मैंने उसको बोला कि दूध पीना है, और तो शी वाज़ लाइक नो, और वो इतनी एडमेंट हो गई थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहे वो 18 महीने की है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आई मिस्ड समथिंग रियली ग्रेट। और फिर धीरे-धीरे 1 दिन या 2 दिन लगा उसको वापस मेरे पास आने में, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। उसने वो परमानेंट छोड़ दिया, उसने कहा था कि अब चाहिए भी नहीं। तो कई बार ये होता है, ये मेरे अंदर है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, तो या तो मुझे जब मैं माँग रही हूँ तब दे दो। भगवान से भी मैं यही कहती हूँ। मैं तो कृष्ण को भी बोलती हूँ कि कृष्ण, आपसे ये चीज़ अभी चाह रही हूँ, अभी दे दो। फिर जब दोगे ना, तो मुझको चाहिए भी नहीं होगी। तो डॉक्टर का भी बहुत मतलब मेरी मेंटल इलनेस खराब करने के पीछे, मैं कह रही हूँ ना कि इतनी आसानी से किसी की अ, वो कंडीशन नहीं होती है, मेंटल कंडीशन जो मेरी हुई है। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, अ लॉट। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में सबसे बुरी हालत मेरी है, बट बहुत बुरी हालत मेरी रही है लास्ट, मतलब जब से पैदा हुई हूँ तब से ही। बट सो फिर ये हुआ कि जून में मैं घर आ गई थी, बट एक्चुअली क्या हुआ था कि लीवर डोनेशन के बाद में एक्सेस वीकनेस आ गई थी। सो बेड से ना मैं, मतलब करवट भी नहीं ले पाती थी बेड पे, तो पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात, पर फिर भी उस टाइम पे बेड, कुछ भी तो भी करके अ, बहुत सारे फर्नीचर्स ऐसे बनवाए, ऐसा था, लेटे हुए रहती थी, तो कुछ ऐसा बनवाया मैंने कस्टमाइज्ड, जिसपे वुडन, मतलब ऊपर ग्लास हो, और टेबल जो होती है शॉर्ट, मतलब छोटी सी टेबल होती है, स्मॉल सी टेबल होती है, और मैं उस टेबल के अंदर रहती थी, और उसके ऊपर बुक उल्टा करके रखती थी, और ऐसे लेटे हुए पढ़ती थी कि वो मुझे दिख जाए। ऐसे करके मैंने पढ़ाई करी, और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए मैं अपनी मम्मी के घर भी गई थी, और क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था कि मुझे फिर से मेरी डॉटर को मुझे नहीं टाइम देना है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी आरपीएससी के लिए। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, एंड मेरा रिटन एग्ज़ाम में जो था उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर हो गया था इस बार। इंटरव्यू पे मेरी डिपेंडेंसी इस बार कम हो गई थी, और 2022 में मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हुआ, और 2022 में जिस दिन हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है,
उस दिन मैं अजमेर आरपीएससी के ऑफिस से इंटरव्यू देके लौट रही थी, तो रास्ते में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैं घर आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, एंड आई सेड कि वंडरफुल, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो देन मैंने उनसे कहा था कि घर में सब खुश क्यों नहीं है? देन ही सेड कि एक्चुअली मुझे कैंसर है, और वो भी एंजियोसार्कोमा, विच इज वन ऑफ द which is actually rarest of rare sort of tumor in the history of cancer. तो उन्होंने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है काजल, इंडिया में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि वो जो मेरे हस्बैंड को मतलब लीवर ट्रांसप्लांट के बाद किसी पेशेंट के पेल्विक बोन में एंजियोसार्कोमा का ट्यूमर होना अब तक पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट केस है। सो माय हस्बैंड वाज द फर्स्ट केस, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। इसलिए किसी के पास ट्रीटमेंट भी नहीं था। अ, तो मुझे ये तो पता था कि नहीं ट्रीटमेंट होगा, बट स्टिल हम लोग तो वो सेलिब्रेट भी मैं नहीं कर पाई थी। और कीमोथेरेपी फिर सेशंस लिए 22 में, कीमो से थोड़ा सा स्टेबल हुए, लेकिन तब तक लीवर की कंडीशन बिगड़ने लग गई थी। तो कैसे तैसे जैसे करके 23 जो था 2023 वो निकाला। और 22 में मेरा पोस्टिंग हो गया था सितंबर में, और 23 में जो था, पर मैं आई नेवर एंजॉयड माय जॉब बैक देन, क्योंकि हस्बैंड की बहुत 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 बुरी कंडीशन थी। लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन में वो चीज़ कभी आने नहीं दी। इसलिए इफ़ यू आस्क एनीबडी कि मैंने कॉलेज में कैसा परफॉर्मेंस दिया है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो कोई आपको ये नहीं बता पाएगा कि घर पे इतनी बुरी कंडीशन में आई वाज लिविंग इन। फिर 24 में तो हस्बैंड लेफ्ट इन फेब, 13 फेब को तो हस्बैंड लेफ्ट, और अभी भी मेरा प्रोबेशन ही चल रहा है। सितंबर में मुझे 2 साल कंप्लीट होंगे, मेरा प्रोबेशन कंप्लीट होगा। एंड नाउ आई डोंट हैव माय हस्बैंड बाय माय साइड टू सेलिब्रेट दिस फिक्सेशन। तो ये है मेरी जर्नी, जो अजीब सी है। लेकिन खुशी अब बताऊं किस बात की है कि दुनिया में बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड उनके हस्बैंड चले जाते हैं, उनके इन लॉज उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल फाइनेंशियली बहुत ही क्या कहूँ, उस एज पे आ जाते हैं, एट द फेंस आ जाते हैं। और एटलीस्ट आई एम इन अ फार 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 बेटर कंडीशन। तो और कुछ नहीं, लेकिन कम से कम फाइनेंशियली तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मेरी डॉटर जो है उसका ख्याल रख सकती हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। बाकी किसी चीज को किसी दूसरी चीज से, बाकी हर मतलब आप किसी भी चीज को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को हम किसी दूसरे इंसान से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जो जगह हस्बैंड की थी वो तो कभी नहीं, वो कमी तो कभी पूरी नहीं होगी। स्टिल पीपल सजेस्ट कि यू लुक यंग, यू शुड गो फॉर सेकंड मैरिज, बट सेकंड मैरिज फिर मैंने कृष्ण से कर ली। तो ऑल्दो अभी कृष्ण से शादी जो है वो अच्छी चल रही है, एंड मुझे किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मुझे ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने जो ये घर लिया है, नया वाला घर लिया है, इसमें 3 रूम है। सो एक रूम में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, और 2 रूम हैं जिसमें से एक में कृष्ण और भगवान, जो जिनको भी मैं जब पूजा करती हूँ, अभी तो काफी दिनों से नहीं कर रही हूँ, तो भगवान जो है वो एक रूम में रहते हैं, और एक मेरा बेडरूम है। तो मतलब मेरा जो बेडरूम है उसका जो इंटीरियर है, उसका जो कर्टन्स है, सब कुछ कलर कॉम्बिनेशन ना, अभी मैं उसी रूम में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो स्पेशली मैंने मेरे मतलब खुद के लिए बनाया था कि मैं यहाँ सोऊंगी। बट उसके बाद मैं सिर्फ एक ही बार यहाँ सोई, उसके बाद मेरा मन ही नहीं लगा। एंड आपको बहुत अजीब लगेगा कि मुझे जिस रूम में कृष्ण है, उस मतलब उस रूम में, वो छोटा सा रूम है, एंड आई नेवर थॉट कि मुझे उसको स्टडी रूम बनाना था। मुझे लगा था कि उसमें भगवान को रख लेंगे, और उसी रूम को स्टडी रूम बना लेंगे, और वहां पढ़ाई करके आके वापस इस रूम में सो जाएंगे। जबकि उल्टा होता है, इस रूम को मैंने स्टडी रूम बना लिया है, एंड ये बड़ा है, और वो जो भगवान का रूम है वो मेरा बेडरूम बन चुका है। सो मुझे कृष्ण के पास वहां पे अच्छे से नींद आ जाती है।
बाकी अदरवाइज मैं पिल्स भी लेती हूँ, तो भी मुझे इस रूम में ना एंग्जाइटी होती है। पता नहीं क्यों होती है। आजकल क्या होता है कि मुझे काफ़ी लोग, मतलब इवन मेरे, मुझे इस चीज़ के लिए आप लोगों को थैंक यू बोलना है, जो बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे काफ़ी बोलते हैं कि आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, या आप पिल्स लेना बंद कर दीजिए। तो मैं कह रही हूँ, मुझसे ज़्यादा तो कौन चाहेगा कि मैं पिल्स लेना बंद कर दूं। लेकिन जब भी मैं वो मेरे एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लेती हूँ ना, तो कभी लोगों को लगता होगा कि मुझे उस वक्त सिर्फ टेंशन होती होगी या मेरा हेडेक होता होगा। नहीं, ये नहीं है। मुझे ना हाथ में और पैरों में शिवरिंग आती है, ऐसे ट्रेमर्स आते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेमर्स आने लग जाते हैं जब एंजाइटी होती है, तो इसलिए मुझे वो पिल्स रात को लेनी पड़ती है। बट उनके बाद ना सब ठीक हो जाता है। सो अगर जब तक डिजीज ऐसी हो जिसका क्योर है तो ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ऐसी डिजीज हुई थी जिसका क्योर भी नहीं था, एंजियोसार्कोमा। तो ये थी मेरी जर्नी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। मैंने उस कंडीशन में पढ़ाई करी है जब मैं बेड पे से भी नहीं उठ सकती थी। तो आई थिंक आप लोग जो हो, सबको पढ़ना चाहिए। और एग्जाम जब आपके पास में हो तो हाँ, मैं जर्नी जब मैं बता रही हूँ, तो इस जर्नी के बारे में जब मैं बात करूँ तो मैं ये भी बता दूं कि मैंने एग्जाम की तैयारी कैसे की। तो आप ये चीज़ है ना, आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी एग्जाम पे। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस एग्जाम का पिछले लास्ट टाइम का पेपर निकालिए, या फिर लास्ट टू लास्ट एग्जाम का पेपर निकालिए। और आपको क्या करना होता है, जैसे मेरे वाले एग्जाम में पेपर में आने थे 150 क्वेश्चंस आने थे। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, और फर्स्ट क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, और आपको आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके आसपास के जो भी बुक आपके पास है, 4-5 क्वेश्चंस आप कर लीजिए। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता है सिलेबस से पेपर बनाने का। जब भी किसी पेपर सेटर के पास पेपर बनने जाता है, तो वो हमेशा कैसे पेपर बनाते हैं आपको पता है? वो लास्ट टाइम वाला पेपर निकालते हैं, और उस टाइम पे वो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है। मान लीजिए मैं फिजिक्स का एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आया था डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का। सो आप क्वांटम मैकेनिक्स की बुक उठाओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का टॉपिक निकालो, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन कर डालो। वो उस सीक्वेंस में नंबर 1 पे ना मिले, बट आपको पूरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जो मिलेगा, इन 8-10 में से मिलेगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करो, क्योंकि मेरे पास ना टाइम इतना कम था कि मैं सारी बुक्स गो थ्रू नहीं कर सकती थी। तो मैंने स्मार्ट वर्क किया था, मैंने यही किया था। मैंने 2014 का क्वेश्चन पेपर जो था टेक्निकल का और डिग्री का, वो पेपर लिया था, और उस पेपर के अंदर से जो क्वेश्चंस बन रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस के आसपास के जो क्वेश्चंस थे बस वो कर लिए थे। और बाकी तो कृष्ण को पता था ना कि काजल का सिलेक्शन तो देना ही है, क्योंकि एक्चुअली जब भी भगवान हमसे कुछ छीनते हैं, तो उससे पहले ध्यान रखना, हमें छीनने से पहले वो कुछ दे जाते हैं। तो कृष्ण को पता था कि अगले साल काजल से, काजल के हस्बैंड को या लाइफ पार्टनर को छीनना है, तो कंपनसेशन के लिए काजल को कुछ देना पड़ेगा पहले। नहीं तो काजल परेशान करेगी, काजल कंप्लेन करेगी, गुस्सा करेगी। गुस्सा हम करेंगे किससे? अपनों पर ही तो गुस्सा करते हैं। और फिर कृष्ण से ज्यादा अपने कौन हो सकते हैं? हाँ, कल मैं खुश नहीं थी। आज मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिसकी वजह से मैं कल परेशान थी। और मैंने कहा भी था 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी, तब मैं ठीक हो जाऊंगी। सो आज अंदर से मन खुश है, इसलिए वीडियो बनाया। तो लंबा नहीं करेंगे, ओके। सो ये थी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी। आई होप इट हेल्प्स यू समहाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैव अ गुड नाइट।